तो आइए जानते हैं। इसके बाद में हमने पहले पढ़ा सुनना, बोलना, फिर पढ़ना, यानी तीसरा कौशल। बोलना कौशल अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब इसके बाद आते हैं पढ़ना कौशल, यानी कि इसको हम वाचन कौशल भी कहते हैं। पढ़ना यानी कि वाचन कौशल, या इसको हम पठन कौशल भी कहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर चीज़ ये है कि वाचन का आपको अर्थ समझना आवश्यक हो जाता है कि वाचक का जो है अर्थ क्या होता है। तो वाचन ना केवल एक साधारण प्रक्रिया है, बल्कि यह एक व्यापार है। और किस प्रकार का व्यापार है? यानी कि ध्वनि को समझने, तर्क करने, मूल्यांकन करने, कल्पना करने, इन सभी चीज़ों को जानने का एक ऐसा व्यापार है जिसके अंतर्गत हम एक दूसरे के भावों को भी पढ़ सकते हैं। यानी सामने वाले व्यक्ति को देख करके हम उसको यह जान सकते हैं कि यह किस प्रकार की जो है अभिव्यक्ति रखता है, किस प्रकार का यह व्यक्ति है। तो वाचन का मतलब है कि किसी भी चीज को पढ़ लेना दृष्टिगत, यानी कि दृष्टिगत तरीके से। हिंदी के अध्यापक की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी के अध्यापक को ऐसा होना चाहिए कि वह खुद ही वाचन कौशल में या पठन कौशल में निपुण हो, ताकि वह बच्चों को यह बता सके कि शुद्ध उच्चारण किस प्रकार से किया जाएगा, यानी कैसे भाषा को बोला जाएगा। तो ये सबसे ज़रूरी होता है। तो हिंदी का जो अध्यापक है, और वास्तविक एक तरीका, एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा कि जो हिंदी है ये हमेशा बाएं से दाएं पढ़ी जाती है, बाएं से दाएं। इस चीज़ को समझना ज़रा, बाएं से दाएं हम बढ़ते जाते हैं। हमारी जो आंखें हैं ये बाएं से दाएं की तरफ पढ़ते हुए जाती हैं। और जब हिंदी पढ़ रहे होते हैं उस समय में हमारा जो दृष्टिगत, यानी कि जो आई पटल होता है, यानी जो दृष्टि होती है, वहां पर किसी भी वर्ण को ना केंद्र मान करके शब्द होता है। तो हिंदी में पढ़ने का यानी केंद्र जो है वो शब्द होता है। और दो शब्दों के बीच में जो हमारी आंखें वो रुक करके अगले शब्द को फिर पढ़ना शुरू करती हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं दृष्टि विराम। इसको क्या कहते हैं भाई? दृष्टि विराम, या इसको अगर इंग्लिश में कहें तो आई स्पेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? आई स्पेन। क्या समझ में आया कि हिंदी का अध्यापक तो निपुण होना चाहिए वाचन कौशल में, और दूसरा, जब हमारी आंखें हिंदी को पढ़ना शुरू करती हैं तो बाएं से दाएं की ओर वह ध्वनि को यानी कि वर्ण को केंद्र ना मान करके केंद्र शब्द होता है और रुकते हुए आगे बढ़ती जाती हैं। तब वहां पे हमारा केंद्र बिंदु शब्द होता है और दृष्टि विराम हमारा शब्द पर पड़ता है और उच्चारण करते हुए हम चले जाते हैं, और इसको हम आई स्पेन कहते हैं। सीटेट में यह प्रश्न रिपीट हो चुका है, ये 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि आई स्पेन या दृष्टि विराम किसे कहते हैं। तो हिंदी दाएं से बाएं पढ़ने पर केंद्र बिंदु वर्ण होता है, केंद्र बिंदु ध्वनि होती है, केंद्र बिंदु वाक्य होता है, नहीं केंद्र बिंदु क्या होता है? शब्द होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो आपने समझा कि वाचन कौशल क्या है, क्योंकि पढ़ना जो है यह एक प्रक्रिया है, एक मतलब साधारण सी सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यापार है जिसमें हमारी तार्किक क्षमता का विकास, कल्पना करने की क्षमता का विकास, मूल्यांकन करने का भी विकास इसके साथ साथ होता है। सबसे महत्वपूर्ण इसका है कि वाचन प्रक्रिया के क्या क्या सोपान होते हैं। तो वाचन प्रक्रिया में प्रत्यक्षीकरण होता है। प्रत्यक्षीकरण किनका होता है समझना ध्यान से। प्रत्यक्षीकरण जो होता है ये जब भी हम हिंदी भाषा को पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ध्वनि के प्रतीक वर्णों को पहचानना। यानी जो ध्वनि उच्चारित हो रही है या हम जिस ध्वनि का उच्चारण बालक से करवा रहे हैं तो बालक उस ध्वनि को यानी कि उस वर्ण को पहचान पाएगा, तभी उच्चारण कर पाएगा। तो ये शब्दशः उस चीज को ध्यान देने की जरूरत होती है। और इस चीज को अगर छोटा आपको दिख रहा हो तो इसको हाईलाइट कर दे थोड़ा सा, आप देख लीजिए इसको। यानी ध्वनि के प्रतीक वर्णों को पहचानना स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
ठीक है। तो इस चीज को आप देखेंगे। तो ध्वनि के प्रतीक वर्णों को प्रत्यक्षीकरण कैसे बच्चों को हम बताएंगे, तो उनको सबसे पहले बच्चों को बताया जाए कि ध्वनि के प्रतीक वर्ण, इसकी आवाज कैसे निकलेगी, जो वर्ण है वर्ण से संबंधित ध्वनि का उच्चारण कैसे होगा, फिर वर्णों की पहचान करके उनको पढ़ा जाएगा और पढ़ने के बाद में वर्णों के योग से शब्द बनाए जाएंगे। यानी बच्चे देखा होगा धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी भाषा का विकास होना शुरू होता है तो वो वर्णों को जोड़ जोड़ करके शब्दों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो अध्यापक का नैतिक दायित्व हो सबसे पहले वह वर्णों को पहचानवाए, उसके बाद में वर्णों को पढ़ने के लिए बताए, फिर वहां पर वर्णों के योग यानी कि उससे शब्द बनाए और फिर शब्दों को पढ़ना सिखाए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण देखा गया कि वाचन प्रक्रिया के सोपान का जो पहला चरण है प्रत्यक्षीकरण, उसके अंतर्गत अध्यापक के द्वारा ये चीजें कराई जाएं। अर्थ ग्रहण, अब जब बच्चा पढ़ रहा है, बालक पढ़ रहा है, तो सब जो भी पढ़ा जा रहा है उस पढ़े हुए वाक्यांश को या अंश का अर्थ भी ग्रहण किया जाए। बिना अर्थ ग्रहण किए हुए किसी भी भाषा का अर्जन, चाहे वह मौखिकता के रूप में या लेखन के रूप में हो, वह स्पष्ट नहीं माना जाता। तो अर्थ ग्रहण करना आवश्यक होता है और अर्थ ग्रहण के साथ साथ इसका दैनिक जीवन में प्रयोग और अपने जो हमारा उद्देश्य है भाषा ग्रहण करने का, लक्ष्य भाषा के संदर्भ में, वहां पर इसको प्रयोग किया जाए। तो प्रयोग करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पर आइए देखते हैं कि वाचन कौशल, ये भी देखिए छोटा दिख रहा हो तो इसको हम जरा जूम कर दें, ठीक है। देखिए इधर टेक्निकल टीम से कह के हम इसको जूम करवा देते हैं। तो वाचन कौशल के उद्देश्य यहाँ पर देखिए, लिखेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाए, इसलिए मैंने पहले लिख रखा है आपको सिर्फ समझाने के लिए कि आप चीजों को समझ जाएं। तो देखिएगा वाचन कौशल के उद्देश्य में सबसे पहला है कि जब हम भाषा की बात करते हैं तो उनके लिपिक संकेतों को पढ़ने का हमारा उद्देश्य होता है। यानी जो लिपि संकेत लिखे हुए हैं उनको हमें पढ़ना होता है और पढ़ने के साथ साथ जब भी हम किसी भी पाठ्यक्रम को या किसी भी साहित्य को किसी भी संदर्भ में अगर पढ़ रहे हैं तो धैर्य होना चाहिए, पढ़ने का एक लय होना चाहिए और ध्यान से पढ़े। यानी ध्यान हमारा पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु को लेकर के ध्यान क्या होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। और जब भी पढ़ रहे हो तो पढ़ने के साथ साथ गति भी क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। यानी पढ़ने की गति विराम ले ले करके होनी चाहिए, रुक रुक करके पढ़ना चाहिए। और लगातार जब हम पढ़ते जाएंगे तो बेहतर तरीके से बालक के जो भाषा सीखने का उद्देश्य वह संपूर्ण तरीके से पूरा नहीं होगा। उपयुक्त अंश को चुनना, यानी जब भी हम किसी पढ़ी हुई वस्तु को या पाठ्यपुस्तक में पढ़ा हुआ कोई भी पाठ्यक्रम है या कोई भी पाठ है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण है हम अंश चुन सकें, उसका शीर्षक चुन सकें कि क्या हमने पढ़ा और इसकी बेहतर हमारे अंदर समझ क्या डेवलप हुई है। वाच्यार्थ यानी वाच्य लिखा हुआ जो है, जो भी वाक्य लिखा है उसका उसी के अनुसार अर्थ होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि गुलाब का फूल जो होता है वो खुशबूदार होता है, तो अब आपने उसको जैसे ही पढ़ा तो उसको महसूस किया, मतलब वाच्य के अर्थ के प्रयोग के अनुसार। जैसे लक्षणार्थ की जब हम बात करते हैं तो ये कहा गया कि हमने एक वाक्य के संदर्भ में कहा कि उसकी आंखों का पानी मर गया है, तो उसकी आंखों का पानी मरने का मतलब क्या है, उसकी इज्जत पर पानी फिर गया है, मतलब उसकी इज्जत क्या है, नहीं रह गई, मतलब उसे कोई अंदाजा नहीं है। तो लक्षणार्थ तो जैसा कहा जाए उस चीज को समझें, ठीक है ना। और व्यंग्यार्थ जैसे मान लीजिए हमने कहा, जैसे आप तैयारी सीटेट की कर रहे हैं तो आप के बगल वाला जो पड़ोसी है अब वो कहेगा अच्छा देखेंगे कि 130 नंबर लेकर आएंगे आप, तो वो व्यंग्य के अर्थ में उस चीज को बोल रहा होता है। मतलब जब भी आप पढ़ रहे हो तो वो भी शब्दशः आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। भाषा शैली को समझना बहुत आवश्यक होता है कि किस प्रकार की भाषा शैली हम प्रयोग करेंगे भविष्य में जब हमें कभी आवश्यकता पड़ेगी। तो भाव के अनुकूल ही पढ़ना पाठ्य वस्तु को या पाठ्यक्रम को जरूरी होता है। एक चैप्टर हम लोग और पढ़ेंगे, पाठ्यपुस्तक या साहित्य, ललित साहित्य, बाल साहित्य क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। अभी ये चीजें हमने देखी, ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इसके बाद में आते हैं जो ये वाचन कौशल है, इसके कितने प्रकार होते हैं।
वाचन कौशल के प्रकार। देखिए सबसे पहला जो प्रकार है ये है सस्वर वाचन, मतलब इसको हम कहते हैं बोलकर पढ़ना। बोलकर पढ़ना, अगर हम इसके और भाग करें तो ये दो भागों में होता है, व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन। व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन। व्यक्तिगत क्या है कि जब भी हम सस्वर वाचन कर रहे हैं, व्यक्तिगत वाचन अधिक से अधिक व्यक्तिगत रूप से पढ़ने में अध्ययन के रूप में काम आता है। विद्यार्थी यानी कि जो बच्चा है या बालक है, जब स्वयं अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ रहा है उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब दूसरा जो है यह है मौन वाचन। इस पर हम लोग थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी अभी हासिल करेंगे। तो वाचन कौशल यानी मौन वाचन आपने सीखा। प्रश्न आपसे अगर पूछा जाए कि वाचन कौशल जो है कितने प्रकार का होता है, तो वाचन कौशल मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई? दो प्रकार का होता है। पहला सस्वर वाचन। क्या है सस्वर वाचन? यानी कि किसी भी पाठ्य पुस्तक के किसी भी पाठ्यक्रम को या चैप्टर को बोल बोल करके पढ़ना, मतलब ध्वनि का उच्चारण ऐसा हो जो मौखिक रूप से सुनाई दे। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सस्वर वाचन, बोल करके पढ़ना। अब इसको दो तरीके से संदर्भित किया जाता है। पहला है व्यक्तिगत वाचन, मतलब पर्सनल रीडिंग जो होती है। पर्सनल रीडिंग यानी कि व्यक्तिगत वाचन की जब हम बात करते हैं तो अकेले में बैठ करके जब हम अपना अध्ययन कर रहे होते हैं तो हम बोल बोल करके पढ़ते हैं, बोल बोल करके पढ़ रहे होते हैं। घर वाले लोग परेशान भी हो जाते हैं इस चीज़ से। ठीक है, तो बच्चा जब ऐसे पढ़ रहा होता है, और छोटा बच्चा अक्सर बोल बोल करके पढ़ता है। ठीक है ना, बोलेगा फिर पढ़ेगा, बोलेगा फिर पढ़ेगा। तो बच्चों के लिए क्या माहौल होना चाहिए, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अब सामूहिक वाचन, समूह में बैठ करके सबसे ज़्यादा जैसे कथा भागवत का पाठ करना होता है, और जब बच्चे को क्लास में अध्यापक पढ़ने के लिए बोलता है, प्रेरित करता है, तो उस समय सामूहिक वाचन का प्रयोग किया जाता है। मौन वाचन क्या है? मन में पढ़ना। मौन वाचन मन में पढ़ना। तो अब पढ़ना दो तरीके से है। पढ़ना दो तरीके से है। पढ़ना यानी कि बोलकर अभिव्यक्ति है, ये भी एक क्या है? अभिव्यक्ति है, बोलकर अभिव्यक्त कर रहे हैं। और पढ़ना कैसे? मन में, यानी कि अपने अंतर्मन में। तो अब समझना क्या है यहाँ पर कि जो व्यक्तिगत वाचन है और सामूहिक वाचन है, इनके लिए बच्चे के संदर्भ में क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। आपको व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन समझ में आया। सस्वर वाचन जब हो तो सबसे पहले क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। सस्वर वाचन जब हो रहा हो तो सभी बच्चे, जैसे एक बच्चे को जब सामूहिक रूप से खड़ा कर दिया गया बोलने के लिए, तो और बच्चे शांत रहें। कक्षा का जो माहौल होना चाहिए वह साफ सुथरा होना चाहिए, और जो कठिन शब्द हैं उन पर अध्यापक पहले चर्चा कर ले। इसके बाद में जो भी पाठ्य वस्तु है, यानी जब साहित्यिक संदर्भ हो चाहे वह व्याकरणिक संदर्भ हो, अध्यापक का यह नैतिक दायित्व होना चाहिए कि वह बच्चे को पाठ्यक्रम की जो शैली है वो सरल हो, वह सुगम हो, जिससे कि बच्चा धीरे धीरे पढ़ने में सक्षम हो। हाँ, यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, अब व्यक्तिगत वाचन में क्या सावधानियां होनी चाहिए। व्यक्तिगत वाचन जब हो तो आसपास के लोग जो है शांत रहें, ताकि मन जो हो एकाग्र रहे, और जो भी पाठ्य पुस्तक का जो हमारा चरण है या जो पाठ्य पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा कथन है, कंटेंट है, वो हमारी समझ में आ जाए। तो आसपास के वातावरण में साफ सुथरा माहौल होना चाहिए, लोगों को चुप करा दें ताकि बच्चे को पढ़ने में कठिनाई ना हो, बच्चा आसानी महसूस करे, और बच्चा ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पर मन शांत हो, एकाग्रचित हो और एकांत हो। तो ये सावधानियाँ इस व्यक्तिगत वाचन के साथ में यहाँ पे बरतनी चाहिए। सामूहिक वाचन के साथ में
जब शिक्षक सामूहिक रूप से बच्चे को इसका ज्ञान करा रहा है तो उस बच्चे को टारगेट रखना चाहिए जिसको पढ़ने के लिए बोला गया है, और बच्चों को चुप करा के रखना चाहिए। तो आसपास का माहौल भी साफ सुथरा होना चाहिए। कठिन शब्दों पर नज़र रखना चाहिए कि बच्चा किस प्रकार से पढ़ रहा है, ताकि नए नए तरीके से शब्दों की ध्वनि का उच्चारण कैसे हो रहा है वो वह सीख सके। ये सामूहिक वाचन हो गया। मौन वाचन के लिए क्या आवश्यक होता है? मौन वाचन मन में पढ़ा जाएगा, उसके लिए स्थितियां एकदम साफ होनी चाहिए कि बच्चा का जो परिवेश है वो बिल्कुल एकांत होना चाहिए, या व्यक्ति का वो जो परिवेश है एकांत होना चाहिए। तो इन सभी सावधानियों के साथ में इन वाचन कौशलों का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए वाचन कौशल को विकसित करने की क्या विधियां होनी चाहिए। वाचन कौशल को विकसित करने की विधियां, देखिएगा बच्चे को शब्द का ज्ञान होना चाहिए, यानी शब्द का ज्ञान कैसे किसके अनुसार होना चाहिए, यानी शब्द को पढ़ना वह सीखे। कैसे सीखेगा? शब्द को वर्णों को जोड़ेगा, यानी वर्णों को जोड़ करके शब्दों का उच्चारण करवाया जाए अध्यापक के द्वारा, जिसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर है जो वाक्य हो रहा है, वाक्य का प्रयोग उचित होना चाहिए, वाक्य का उच्चारण सही होना चाहिए, उसमें विराम कहाँ पर लगना है, वाक्य का भाव क्या है, तो उसके अनुसार उसको सिखाया जाना आवश्यक होता है अध्यापक के द्वारा। इसके बाद में ही ध्वनि का उच्चारण, यानी जो ध्वनि निकले उसका एक सरलीकरण, मतलब सरल रूप से जैसे ध्वनि का जिस वे में, जिस लहजे में या जिस तहजीब में ध्वनि का उच्चारण होना चाहिए, ये विकसित कराना अध्यापक का नैतिक दायित्व होता है। कविता का जब पाठ करा रहा हो तो कविता का पाठ कराते समय अध्यापक को यह ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चा है वो किस लय में कर रहा है, भाषा का उच्चारण कैसे कर रहा है। तो अगर उसे यह पता नहीं है तो उस चीज को याद करे, और इन सभी विधियों के साथ साथ वह धीरे धीरे पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि पूरे भाव को समझ करके संपूर्ण रूप से अंश में कैसे प्रदर्शित करता है, और चीज़ें ज्ञात होने के बाद में वह अज्ञात चीज़ें कैसे पता करता है, ये सारे यहाँ पर तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने सीखा, और इसका अगला हमारा जो लेखन कौशल बचा हुआ है इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।